हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट के अक्सर मुल्कों में ईद उल अज़हा यानी बकर ईद मनाई गई है। मक्का के नज़दीक दुनिया भर से जाने वाले हाजियों ने मिना के मैदान में शैतान को कंकरियां मारी हैं। दुनिया के बहुत से हिस्सों में आज ईद थी, लेकिन इजराइल के कब्ज़े में मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक़सा में इजरायली फ़ौजियों ने ईद के नमाजियों पर हमला कर दिया। उधर यूरोप के मुल्क नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश के तहत पुलिस ने आज प्रोटेस्ट के नाम पर कुरान की कॉपी जलाने की इजाज़त दे दी। साथ ही खबर है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गजा की घेराबंदी की शिकायत की है। अमेरिका और इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर बातचीत की है। ये भी सामने आया है कि अमेरिका इजराइल के जिम्मेदारों से कुछ और कहता है और दुनिया में अपनी इमेज इंसाफ पसंद दिखाने के लिए मीडिया में बयान कुछ और दिया जाता है। यानी एक तरफ फिलिस्तीनियों के कातिलों को मजबूत करना और दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों से नकली हमदर्दी दिखाना वो जारी रखे हुए है। उधर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में वैगनर ग्रुप की बगावत के दौरान फौज की कार्रवाई की तारीफ की है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लेबनान के अलमनार टीवी ने खबर दी है कि इजरायली फौज ने ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिद अल अक़सा पर हमला किया है, जिससे हालात और ख़राब हो गए। आज ईद उल अज़हा की सुबह तकरीबन 1 लाख फ़िलिस्तीनी नमाजी मस्जिद अल अक़सा में इकट्ठे हुए थे, लेकिन फ़िलिस्तीनियों की ईद की खुशी उस वक्त काफूर हो गई जब इजरायली कब्ज़े वाली फ़ौजों ने मस्जिद अल अक़सा पर धावा बोल दिया और बाबुल रहमा इलाके से नमाजियों को जबरन हटा दिया। इस मौके पर वहां मौजूद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अलमनार के मुताबिक इजरायली कब्ज़े वाले अफसरों की नज़र बाबुल रहमा पर है। उन्हें उम्मीद है कि वे इस इलाके को कट्टर यहूदियों के लिए इबादत के इलाके के तौर पर बदल देंगे, जिसकी मुसलमान मुखालिफत करते रहे हैं। अलमनार टीवी की वेबसाइट पर मस्जिद अल अक़सा के अंदर होने वाली नमाज और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की फ़ोटो और वीडियो शेयर की गई हैं। फ़िलहाल बाबुल रहमा बंद है, वहाँ कोई इबादत नहीं करता, लेकिन कब्ज़े वाली इजरायली फ़ौज की कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। इसी दरमियान मुसलमानों को भड़काने वाली एक खबर नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम से है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस AFP ने खबर दी है कि स्वीडिश पुलिस ने स्टॉकहोम की बड़ी मस्जिद के बाहर कुरान जलाने के प्रोटेस्ट की इजाज़त दी है। स्वीडिश पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की इजाज़त दी है, जहां आज ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों की 3 दिन की छुट्टियों के पहले दिन स्टॉकहोम की बड़ी मस्जिद के बाहर कुरान जलाने का प्लान बनाया गया है। पुलिस ने अपने फैसले में कहा है कि कुरान जलाने से मुताल्लिक सिक्योरिटी ख़तरे ऐसे नेचर के नहीं थे जो मौजूदा कानूनों के तहत दरख्वास्त को रिजेक्ट करने के फैसले को मुनासिब ठहरा सकें। स्वीडिश अपील अदालत के ज़रिए स्टॉकहोम में 2 प्रोटेस्ट की इजाज़त देने से इनकार करने के पुलिस के फैसले को खारिज करने के 2 हफ्ते बाद हरी झंडी मिली है, जिसमें कुरान जलाना भी शामिल है। अब से पहले जनवरी में स्टॉकहोम में तुर्की एम्बेसी के बाहर कुरान जलाने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दिया था। स्वीडिश सामानों के बाइकआउट की अपील की गई और नेटो के लिए स्वीडन की मेंबरशिप की दरख्वास्त को भी रोक दिया गया। तुर्की, जिसने टेररिस्ट माने जाने वाले कुर्द ग्रुप पर नकेल कसने में स्टॉकहोम की नाकामी की वजह से उसकी नेटो की मेंबरशिप की दरख्वास्त की मुखालिफत की थी, ने ख़ासतौर से नॉर्वे पुलिस के ज़रिए जनवरी में प्रोटेस्ट की इजाज़त की मजम्मत की थी। इसके बाद पुलिस ने फरवरी में स्टॉकहोम में तुर्की और इराक़ी एम्बेसी के बाहर कुरान जलाने से मुताल्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की प्राइवेट शख्स और ग्रुप के ज़रिए दी गई दरख्वास्तों को रोक दिया था। जून में अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि पुलिस के ज़रिए रोक लगाना गलत था। कुरान जलाने वाले शख्स 37 साल के सलवान मोमिका ने दरख्वास्त में लिखा था कि मैं स्टॉकहोम में बड़ी मस्जिद के सामने प्रोटेस्ट करना चाहता हूं और कुरान के बारे में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। मैं कुरान को फाड़ दूंगा और जला दूंगा। पुलिस ने आज कहा कि उन्होंने हालात को कंट्रोल में रखने के लिए मुल्क भर से एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की है। AFP के रिपोर्टर ने कहा है कि आज सुबह मस्जिद के पास कई पुलिस कारें पहले से ही खड़ी हुई थीं। स्वीडिश सियासी लीडर्स ने कुरान जलाने की नुक्ताचीनी की है, लेकिन
رائے ظاہر کرنے کی آزادی کے حق کا بھی مضبوطی سے بچاؤ کیا ہے۔ بھارت اور سویڈن میں وقت کا فرق اتنا ہے کہ ابھی تک اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی بیچ خبر ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی 16 سال سے جاری گھیرا بندی کے خلاف فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے شکایت کی ہے۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے کل بتایا ہے کہ حماس کے ممبرز آف پارلیمنٹ کے ذریعے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف کرائم کے بارے میں شکایت درج کی ہے، جو تل ابیب کے ذریعے غزہ میں رہنے والوں کے خلاف جاری ناکہ بندی کے طور پر انجام پایا ہے۔ چینل نے غزہ پٹی میں فلسطینی پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی کمیٹی کے سربراہ ہدا نعیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے فرانسیسی وکیل گائلس ڈوویئر کے ذریعے ٹریبیونل میں پیش کیا جانا طے ہے۔ نعیم نے کہا کہ ہم ایک کرمنل، کالونیل اور آبادکار قبضے کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں جس میں سبھی علاقے شامل ہیں، اور قانونی لڑائی سب سے اہم اوزاروں میں سے ایک ہے، کیونکہ اسرائیل کا قبضہ فوجی طاقت اور انٹرنیشنل سپورٹ اور کور پر اپنے وجود کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شکایت فلسطینی لوگوں کے خلاف سنجیدہ خلاف ورزیوں، خاص طور سے ناکہ بندی کے گناہ اور قانونوں اور چارٹروں کی خلاف ورزی کے لیے اسرائیلی قبضے کو کرمنل بنانے کا کام کرتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک کے نزدیکی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل نے 2005 میں غزہ سے اپنی فوجیں ہٹا لیں، لیکن اس علاقے کو پوری طرح سے زمینی، ہوائی اور ایئر فورس کی گھیرا بندی کے تحت رکھا گیا ہے، جس نے اسے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں بدل دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق گھیرا بندی کے نتیجے میں تقریباً 21 لاکھ فلسطینی بند ہیں، جن میں سے زیادہ تر قبضے والے فلسطینی علاقوں کے باقی حصے اور باہری دنیا تک نہیں جا سکتے۔ اسی درمیان حماس نے ایک اور بیان جاری کر کے عرب اور اسلامی ملکوں سے مانگ کی ہے کہ وہ ویسٹ بینک میں نئی غیر قانونی زائونی بستیوں کے بسانے پر روک لگانے کی کوشش کریں۔ 2 دن پہلے منڈے کو اسرائیلی فوج نے ویسٹ بینک میں 5623 نئے غیر قانونی گھروں کے بنانے کا اعلان کیا تھا۔ حماس نے اس اعلان کی مذمت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ قدم ہمارے لوگوں اور فلسطینی سرزمین کے خلاف کھلا حملہ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں بدلاؤ کا پلان تیار کیا ہے اور وہ اس علاقے کی فلسطینی پہچان کو مٹانا چاہتا ہے۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 2234 ریزولوشن میں ویسٹ بینک میں اسرائیل کے کسی بھی طرح کے کنسٹرکشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، لیکن اسرائیل امریکہ کی مدد سے انٹرنیشنل قانونوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی بیچ اسرائیل کے I-24 نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے فارن منسٹرز نے علاقے میں جاری اتھل پتھل پر بات چیت کی ہے۔ اسرائیل کے فارن منسٹر ایلی کوہن نے امریکی فارن منسٹر اینٹنی بلنکن سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی ٹیررزم سے آخری دم تک لڑنا جاری رکھے گا۔ ایلی کوہن نے اینٹنی بلنکن سے امن کے دائرے کو بڑھانے اور علاقے کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات کی۔ کوہن نے اعلان کیا کہ اسرائیلی سرکار فلسطینی ٹیررزم سے آخری دم تک لڑنا جاری رکھے گی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرے گی۔ کوہن نے دونوں ملکوں کے بیچ تال میل کی اہمیت اور ویسٹ بینک میں حالات پر قابو کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کوہن نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی لیڈرشپ میں تعلقات کے نارملائزیشن اور امن کی کوششوں سے سیکیورٹی، خوشحالی اور اسٹیبلٹی آئے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران پورے مڈل ایسٹ میں لبنان اور سیریا سے عراق اور یمن سے ہوتے ہوئے حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد تک ٹیررزم کو چلا رہا ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو فیصلہ کن اور صاف طور سے کام کرنا چاہیے۔ ایک لوکل سورس نے واللہ نیوز کو بتایا کہ بلنکن نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی سرکار کو فلسطینی شہریوں کے خلاف یہودی بسنے والوں کے حملوں کو روکنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے۔ اسی ملاقات کے بارے میں ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کے خلاف یہودی بسنے والوں کے حملوں
हमलों की वजह से बेहद फिक्रमंद है। आपको बता दूं कि हालिया महीनों में अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन का मामला हल नहीं होता तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। इजराइल अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों को ही अमन का दायरा बढ़ाना कह रहा है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली आबादकारों के जरिए किए जा रहे फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते हमलों पर संजीदा चिंता जताई है और इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ टेररिज्म करार दिया है। फिलिस्तीनी वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कल न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी रेगुलर ब्रीफिंग में मिडिल ईस्ट के लिए यूनाइटेड नेशंस के खास कोऑर्डिनेटर टोर वेनेसलैंड ने कहा है कि वो ख़ास तौर से फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ इजरायली कॉलोनियल टेररिज्म का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कब्जे वाले वेस्ट बैंक में वायलेंस के बढ़ते वाक़यात से संजीदा तौर पर फिक्रमंद हूँ। मैं शहरियों के खिलाफ सभी हमलों की मजम्मत करता हूँ, जिसमें टेररिज्म के वाक़यात भी शामिल हैं, जो आपसी भरोसे को कम करते हैं और पुरअमन हल की कोशिशों को कमज़ोर करते हैं। हिंसा रुकनी चाहिए और सभी क्रिमिनल्स को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस सब के दरमियान रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कल इस हफ्ते के आखिर में वैगनर भाड़े के ग्रुप की नाकाम बगावत के दौरान सिविल वार को रोकने के लिए रूसी फौजियों और सिक्योरिटी एजेंसियों की तारीफ की है। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक क्रेमलिन के कैथेड्रल स्क्वायर पर कल एक तकरीर करते हुए पुतिन ने फौजियों से कहा कि आपने हकीकत में सिविल वार को रोका है। आपने एक सख्त हालत में साफ और अच्छी तरह से तालमेल के साथ काम किया है। वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन ने सैटरडे को एक मुख्तसर बगावत की थी, जिसके तहत उसने यूक्रेन से रूस के अंदर पहुंचकर रोस्तोव शहर में रीजनल फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया था और उसके लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था। लेकिन बेलारूस के प्रेसिडेंट की कोशिशों के नतीजे में मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर से ही वैगनर ग्रुप ने वापसी का ऐलान कर दिया था। आपने देखा कि दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार कमज़ोर होने के इशारे दे रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली फ़ौज का हमला और इजराइल का दोस्त समझा जाने वाला नॉर्वे की पुलिस के ज़रिए कुरान को जलाने की इजाज़त देना इसी का नतीजा है। हमास और फ़िलिस्तीनी लोगों की तरफ से मजबूती से लड़ने का इशारा और अमेरिका की तरफ से इजराइल को लगातार मदद दिया जाना भी यही बता रहा है। उधर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हालिया बगावत के बाद और मजबूत होने का इशारा दे रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।